हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनएलएम स्टार्ट किया था। उसी में आगे आज हम लोग प्रोसीड करते हुए लास्ट टर्न पे जो हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन की बातें करी थी, कुछ एक आध एग्जांपल देखे थे किस तरह से नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग फील कर सकते हैं। उसी में थोड़ा सा आज एलिबरेट करने की कोशिश करूंगा मैं कि किस तरह से नॉर्मल रिएक्शन को और फील किया जा सकता है। ठीक है, और आगे प्रोसीड करेंगे जो भी अदर तरह के फोर्सेस होते हैं, स्ट्रिंग फोर्स और बाकी तरह के अलग अलग तरह की चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एक आध बातों से शुरुआत करता हूँ। कल जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसमें कुछ इस तरह की बात करी थी कि एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है। मैंने नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करी थी। हम लोग कुछ कुछ हद तक कामयाब हुए थे कि नॉर्मल रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है। ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लगता है। ठीक है, ये हमेशा कॉन्टैक्ट में आने पर लगता है। ठीक है, कुछ एक चीजें और जो ध्यान रखने वाली होती है कि आप देखो, अगर मैंने इधर की तरफ याद करो कितना 12 न्यूटन का जो फोर्स लगाया था, ये आपका कुछ 2 kg लिया था, ये 4 kg लिया था, है ना। तो एक्चुअल में ये क्या कर रहा था, इधर की तरफ नॉर्मल लगा रहा था, ये आपका इधर की तरफ नॉर्मल लगा रहा था। इस तरह से फोर्सेस लग रहे थे। ठीक है, एक्चुअल में दोनों का कुछ कंबाइंड एक्सेलरेशन आ रहा था। एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन को थोड़ा सा अगर और फील करें तो आप ध्यान से देखो कि ये जो 2 kg का ब्लॉक है, ये अब सोचो ध्यान से कि एक्चुअल में नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है। अब यहां पर आप कंफ्यूज इस वजह से मत होना कि नॉर्मल डायरेक्शन इसकी वजह से इधर लग रहा है, इसकी वजह से इधर लग रहा है, तो किसकी डायरेक्शन पूछी जा रही है, किस ब्लॉक पर डायरेक्शन पूछी जा रही है। ध्यान रखना, अगर मैं बोलूं कि इस पर 4 kg पर नॉर्मल डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो बॉडी को हमेशा दबाने की कोशिश करता है। बॉडी को हमेशा दबाने की कोशिश करता है। यानी 4 kg पे अगर हमें 4 kg को दबाना है तो 4 kg को किधर से दबाएंगे? जाहिर सी बात है, ये जब इधर से नॉर्मल लगा रहा होगा तभी ये बॉडी को दबा देगा। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है। ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लगता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। ये बात हम लोगों ने कल करी थी। कुछ एक आध एग्जांपल इस पे और अच्छे अच्छे करते हैं आज। मान लो हमारे पास एक इस तरह का सिस्टम है, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये मान लो थीटा एंगल, ये मास m। ठीक है, तो इस पे किस तरह से नॉर्मल लगता है ये बात करते हैं। देखो ध्यान से, एक्चुअल में अगर बॉडी प्लेन पर रखी हुई होती है, एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई होती है, तो मान लो अगर इसका मास m है तो नीचे की तरफ लगता है mg, ऊपर की तरफ लगता है नॉर्मल, और हम लिखते हैं नॉर्मल इज इक्वल टू mg। जनरली जब हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात करी जाती है, तो n इज इक्वल टू mg होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि n इज नॉट mg। ये इस केस में n जो है mg को इक्वेट जरूर कर रहा है, लेकिन n इज नॉट mg, m इज जस्ट इक्वल टू mg। उसी तरह से यहां पर आपको चीजों को समझना होगा कि किस तरह से यहाँ पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। होगा क्या, केवल इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है mg। ठीक है, इसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक कंपोनेंट इसका इधर और एक कंपोनेंट इधर, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये आपका थीटा। ठीक है, mg का इधर कंपोनेंट क्या आ गया, mg cos थीटा, और इधर कंपोनेंट क्या आ गया, mg sin थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा भाई, ठीक। ऊपर की तरफ ये ब्लॉक, ये इस पे क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये नॉर्मल, ये mg sin थीटा। अच्छा भाई, क्या ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा? बिल्कुल आएगा। मान लो a एक्सेलरेशन से आ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप फोर्सेस को ध्यान से देखें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो नॉर्मल है वो mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। यानी यहाँ पर नॉर्मल कितना हो गया, mg cos थीटा। यहाँ पर नॉर्मल कितना हो गया, mg cos थीटा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है 1 से 0 की तरफ। यानी अगर cos 0 की बात करी जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1, और 0 कब होगा, जो प्लेन तुम्हारा इस तरह से रखा होगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो mg होगा, फिर जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो cos थीटा के साथ में घटता रहेगा, और यहाँ पर आके 90 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 0। यही आपको यहाँ से फील करना है कि एक्चुअल में जो नॉर्मल की वैल्यू है वेरी किस तरह से हो रही है, इस तरह से वैल्यू हो रही है कि ये लगातार घट रही है जैसे से। ऑब्वियस सी बात है, आप बॉडी, आप सोचो मैं इस तरह के प्लेन पे यहाँ पे ब्लॉक रखूं तो क्या होगा, तो गिर जाएगा ना इधर। इधर तो कुछ फोर्स नहीं लगेगा भाई। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, इसकी वजह से इस पे और इसकी वजह से इस पे लगने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यहां से हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो फोर्स लग रहा होता है, ना कि अलोंग द सरफेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाला हमको फोर्स लेना होता है। अच्छा भाई, यहां से अगर एक्सीलरेशन की बात करिए तो कितना जगह, देखो ध्यान से, जो फोर्स होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे फोर्स जिस पे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना लग रहा है, mg sin थीटा इज इक्वल टू ma। हमने m को मार दिया, एक्सीलरेशन कितना आ गया, g sin थीटा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में अगर यहाँ पर जो बॉडी है इस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स एडिशनल एक्ट नहीं कर रहा है, फिर भी बॉडी नीचे आ रही। क्यों आ रही है? क्योंकि जो एक mg फोर्स था, इसका एक कंपोनेंट है जो इसको इस एक्सीलरेशन से इधर की तरफ खींच रहा। ऑब्वियस सी बात है, ये आपने प्रैक्टिकली भी देखा है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है? कोई समस्या इसमें? पक्का? डन।
अच्छा भाई ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक आपको। अब इसी पे थोड़ी थोड़ी सी बातें और करते हैं। मान लो मैंने बोल दिया कि एक इस तरह की सरफेस थी, एक ब्लॉक ये रखा हुआ था, एक ब्लॉक ये रखा हुआ था, ठीक है। ये इस पे कितना नॉर्मल लगाएगा, ये इस पे कितना नॉर्मल लगाएगा, जरा कॉमन सेंस से सोचो, कॉमन सेंस से सोचो। मान लो ये आपका ब्लॉक था कुछ 2 kg का, वही वाला सिस्टम ले लो, ये 4 kg का, ठीक है। अब बताओ 4 kg का ब्लॉक 2 kg पे कितना नॉर्मल लगाएगा। आप अगर कैलकुलेट करना चाहो तो कैलकुलेट करके देखो। ये मान लो आपका कुछ 37 डिग्री है, ठीक है, ये 37 डिग्री मान लो, इस तरह से कुछ भी, ठीक। तो अब आप सोचो ये जो ब्लॉक है 4 kg का, आपसे बोल दिया 4 kg का ब्लॉक 2 kg पे कितना आपका जो नॉर्मल है वो लगा रहा है। सोचो कितना लगा रहा है, चलो कैलकुलेट करते हैं। इधर क्या लग रहा है 20, यहाँ क्या हो रहा है 40, ठीक है, ये 37, ठीक। तो 20 का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, cos 37, cos 37 4/5, तो 20 इंटू 4/5, 20 इंटू 4/5 यानी 5 चौको 20, 4 चौको 16, 16 इधर आ जाएगा और 12 इधर आ जाएगा। सिमिलरली इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 40 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा 40 इंटू 4/5, 40 इंटू 4/5, 8 चौक 32, 32 इधर आ जाएगा और 40 इंटू 3/5। ये बातें समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं भाई। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा cos 37, इधर वाला क्या होगा sin 37, cos 37 sin 37, इनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, cos 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, sin 37 की 3/5, cos 53 की 3/5, sin 53 की 4/5। बस ये वैल्यूज आपको याद है तो इन तरह के सवालों में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ठीक है। अच्छा इधर हो गया 32, इधर कितना आएगा 40 इंटू 3/5, 40 इंटू 3/5 यानी कितना आ जाएगा 8, 8 3 24, इधर आ जाएगा 24। तो इधर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इधर नेट फोर्स कितना लग रहा है 24 और 12 36, 36 नेट फोर्स है। टोटल आपका मास कितना है 6 इंटू एक्सिलरेशन, एक्सीलरेशन कितना गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो बात सही है, दोनों दोनों 6 से चल रहे हैं। अच्छा ध्यान सोचो, अगर कॉमन सेंस से सोचे हम लोग तो क्या होगा एक्चुअल में कि यहां पर एक ब्लॉक, यहां पर एक ब्लॉक, अब दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। अब ध्यान सुनना मेरी बात, इसका भी एक्सीलरेशन 6, इसका भी एक्सीलरेशन 6। मान लो दोनों जीरो से चलना शुरू करते हैं, कहां से चलना शुरू करते हैं जीरो से, तो एक्चुअल में क्या होगा 1 सेकंड के भाई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर मैंने लिखा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है 1 सेकंड में जो वेलोसिटी बढ़ी वो कितनी बढ़ी 6 मीटर पर सेकंड। अब ध्यान सोच यहां पे जो ब्लॉक रखा होगा वो अगर जीरो से शुरू करता है तो अगले 1 सेकंड में इसकी रफ्तार कितनी है 6, दूसरे वाले की भी कितनी है 6। अब जब दोनों की रफ्तार 6 है तो ना ये उससे पार जाना चाह रहा है ना ये इधर आना चाह रहा है, जाहिर सी बात है कि ये भी 6 से जा रहा है, ये भी 6 से जा रहा है। अगले दूसरे सेकंड में क्या हो जाएगा, उसकी रफ्तार भी 12, दूसरे वाले की रफ्तार भी 12। इसका मतलब है अगर फोर्स पीछे वाला ब्लॉक तभी आगे वाले पर लगाएगा जब पीछे वाला ब्लॉक आगे निकलना चाहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है, फिर सुनो मेरी बात को, कि पीछे वाला ब्लॉक आगे वाले ब्लॉक पे फोर्स तभी लगाएगा जब पीछे वाला ब्लॉक आगे वाले ब्लॉक से आगे निकलना चाहेगा। बात क्लियर। और चूंकि दोनों की रफ्तार सेम है, इसका मतलब क्या है पीछे वाला ब्लॉक आगे वाले ब्लॉक से आगे निकलना ही नहीं चाह रहा, इसका मतलब है पीछे वाला ब्लॉक आगे वाले ब्लॉक पे कोई फोर्स ही नहीं लगाएगा। बात समझ आई। इसका मतलब है इन दोनों के बीच में अगर स्मूथ सरफेस है तो दो ब्लॉक्स हैं, इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा दैट विल बी जीरो, इनके बीच में जो नॉर्मल लग रहा होगा दैट विल बी जीरो। हाँ इनके इंडिविजुअल नॉर्मल सरफेसेस पे लग रहा होगा भाई, यहाँ पे ये नॉर्मल होगा n1 मान लो, ये n2 मान लो, n1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 40 के बराबर, सॉरी 16 के बराबर, n2 की वैल्यू कितनी होगी 32 के बराबर। तो ये बातें क्लियर है, लेकिन ये आपस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नहीं लगाएंगे। ऐसी बात हो गई कि आप एक दूसरे भाई आप बैग टांग के जब नीचे की तरफ कूदो, आप करना मत, आप बैग टांग के पीछे की तरफ कूदो तो आपको बिल्कुल वेटलेस फील होगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरी पीठ पे बैग रखा हुआ है। ये उसी तरह की बातें होती हैं। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? अच्छा भाई कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक। तो आई होप थोड़ी थोड़ी नॉर्मल की फील आपको आई होगी, ठीक है। अब हम लोग कुछ बातें स्ट्रिंग में करते हैं, कहां पर स्ट्रिंग में भी कुछ अच्छे तरीके के सवाल बनते हैं, ठीक है, उसको भी देखते हैं। आई होप नॉर्मल रिएक्शन पे बातें थोड़ी थोड़ी आपको समझ आ गई होंगी। अब थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं टेंशन फोर्स की। किसकी? टेंशन फोर्स। टेंशन सुनते ही दिमाग में थोड़ा सा तनाव आ जाता है, हमारी जो नसें हैं वो खिंचने लगती हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होना चाहिए। अब आज से नहीं होगा, देखो इधर ध्यान से।
टेंशन की जब भी बात करते हैं तो टेंशन की बात आते ही हमारे दिमाग में पहली चीज जो आती है दैट इज स्ट्रिंग, क्योंकि टेंशन कहाँ होती है हमेशा, स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग अगर हमें पढ़ना है तो हमें स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, देखो ध्यान से। पहली प्रॉपर्टी जो स्ट्रिंग की होती है दैट इज स्ट्रिंग शुड बी मासलेस। जनरली जो हमारे केस में स्ट्रिंग हमें पढ़नी होगी दैट विल बी मासलेस। कैसी स्ट्रिंग, मासलेस। हाँ, आगे चल के मास वाले भी सवाल आ सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन शुरुआत जो हमें करनी होती है दैट इज फ्रॉम द मासलेस। अच्छा, ये आइडियल स्ट्रिंग की कंडीशन है, इसकी आइडियल स्ट्रिंग। अगर उससे आइडियल स्ट्रिंग बोला गया है तो इसका मतलब वो मासलेस है। दूसरा, इनएक्सटेंसिबल है। क्या है, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब जो खींची ना जा सके, जो खींची मतलब इसकी लंबाई जो हो फिक्स हो, यानी लेंथ फिक्स, लेंथ फिक्स। अच्छा भाई, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। ओके, अब मान लो हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, मान लो ये दो ब्लॉक्स इसमें बंधे हुए हैं इस तरह से, ठीक है। तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी, मान लो यहां पर हमने इसको इधर से खींचा, ठीक है, ये 2 किलो का, ये 3 किलो का, ठीक है। मान लो इसको, इस पे हमने इधर से F फोर्स लगाया, तो एक्चुअल में क्या होता है, टेंशन का काम क्या होता है, टेंशन का काम होता है कि ब्लॉक को होल्ड करे रखना। मतलब एक्चुअल में जो फोर्स इसने यहां पर लगाया, तो अब ये स्ट्रिंग का क्या करेगी कि इस ब्लॉक को उधर की तरफ जाने से रोकेगी। यानी ये ब्लॉक किधर की तरफ फोर्स लगाएगी, इधर की तरफ। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अब ये अगर ब्लॉक पे उधर की तरफ इधर की तरफ फोर्स लगा रही है तो इसका एक रिएक्शन फोर्स भी होगा। वो होता किस तरह से, देखो ध्यान से, आप इस पॉइंट को जूम करके देखो। एक्चुअल में जहां पर ये ब्लॉक से जुड़ी हुई होती है उस तरफ भी एक टेंशन लग रही होती है। मान लो ये T1 है, ठीक है, और इधर भी आपकी T1 लग रही, तो दूसरी तरफ इसका रिएक्शन कितना हो जाएगा, T1। अब बात को समझना, पकड़ना ध्यान से कि एक्चुअल में क्या होता है, ये टेंशन जो होती है वो इस ब्लॉक को खींचना चाह रही होती है। इसका जो रिएक्शन होता है, इसका जो रिएक्शन होता है वो भी एग्जिस्ट करता है, वो भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम दिखाते सिर्फ किसको हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही होती है, ठीक। सिमिलरली दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ भी टेंशन लग रही है, T2 मान लो, और इसका जो हमारा रिएक्शन होगा वो यहां पर ऑब्जॉर्व हो जाता है T2, ठीक है ना। तो हम इनको इन पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, जो अंदर वाले फोर्सेस होते हैं इन पे फोकस नहीं करते हैं, हम केवल इस पे फोकस करते हैं। और एक्चुअल में जो T1 और T2 होते हैं दोनों आपस में बराबर होते हैं फॉर द आइडियल स्ट्रिंग, फॉर द आइडियल स्ट्रिंग। T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T फॉर आइडियल स्ट्रिंग। जब भी आइडियल स्ट्रिंग की बात करी जाती है तो T1 T2 बराबर होते हैं। मासलेस की बात करी, सॉरी, मास वाली स्ट्रिंग की बात करी जाएगी तो बात अलग की। अच्छा, कैसे बराबर होते हैं, देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया आपसे स्ट्रिंग बनाओ, मान लो ये हमने थोड़ा सा मोटी सी स्ट्रिंग बना दी है, ठीक है। अब यहां पर जो हम, अब देखो सुनना ध्यान से, बहुत डीप बात है लेकिन समझने वाली है। यहां पर इस डायग्राम में जो भी हम फोर्सेस दिखाते हैं वो सारे के सारे फोर्सेस हम दिखाते हैं किस पर, ब्लॉक पर लगने वाले। मैंने क्या बताया कि टेंशन ब्लॉक को होल्ड करने की कोशिश कर रही, तो ये जो भी T1 T2 मैंने दिखाए हैं, ये जो फोर्सेस है ये ब्लॉक पर लग रहे होते हैं, लेकिन इनके जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इनके जो रिएक्शंस मैंने अभी यहां पर दिखाया, यहां पर दिखाया, ये वाले, ठीक है, ये जो लग रहे होते हैं ये लगते हैं स्ट्रिंग पर। कहां लगते हैं, स्ट्रिंग पर। तो जो भाई यहां पर क्या होता है, ये स्ट्रिंग पर इधर से फोर्स लगता है, यहां पर स्ट्रिंग की वजह से इधर फोर्स लगता है, तो चूंकि T1 T2 बराबर होते हैं तो इनके जो स्ट्रिंग पर लगने वाले फोर्सेस, देखो ध्यान से, स्ट्रिंग पर इधर की तरफ लग रहा है T1 और स्ट्रिंग पर इधर की तरफ लग रहा है T2। मैंने अब ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस नहीं दिखाए हैं। क्या चीज, ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस नहीं दिखाए। अच्छा भाई, ठीक, तो एक्चुअल में हमने दिखाया क्या, जो सिर्फ स्ट्रिंग पर फोर्स लग रहा है। अब चूंकि स्ट्रिंग का मास कितना हमने लिया है, 0, स्ट्रिंग का मास हमने कितना लिया है, 0। इसका मतलब हम इस पर अगर नेट फोर्स लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। चूंकि स्ट्रिंग का मास 0 है तो क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 0, यानी T1 इज इक्वल टू T2। यही तो बात मैंने करी कि आइडियल स्ट्रिंग के लिए हम क्या करते हैं, T1 इज इक्वल टू T2 ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पर जो स्ट्रिंग का मास है वो 0 है, जिसकी वजह से इस पे जो T1 T2 लग रहे होंगे दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों बराबर हो गए, ऑब्वियस सी बात है ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। लेकिन क्या ये फोर्स, क्या ये जो फोर्स दिखा है क्या ये यही फोर्स है, नहीं, ये इसका
रिएक्शन है यहां पर। ये जो T2 लिखा हुआ क्या ये T2 है? नहीं, ये इसका रिएक्शन है। लेकिन चूंकि वो T1 T2 बराबर है तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यूज दोनों की बराबर ही है, इस तरह से इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं। क्या फील आई थोड़ी थोड़ी अंदर की बात? स्ट्रिंग में हो क्या रहा होता है एक्चुअल में कि स्ट्रिंग में इस स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम में जो भी मैंने फोर्सेस दिखाए हैं वो यहाँ पर लगने वाले जो फोर्सेस दिखाए हैं वो है ब्लॉक पर, लेकिन हम लोग स्ट्रिंग पे लगने वाले फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो हम लेते हैं वो आइडियल होती है और चूंकि वो दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कट कर देते हैं तो वहां पर उन फोर्सेस को हम नहीं दिखाते। जैसे कि हम लोग करते थे वहां धरती माता और वो ब्लॉक रखा हुआ तो उसमें जो धरती माता पे हमारा नॉर्मल लग रहा है उसको हम नहीं दिखाते थे, फिर याद है ना? ये सारी चीजें हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, बात क्लियर? इसको उतार लो। अच्छा भाई, ये बात अपने को समझ आ गई। ओके, अब थोड़ा सा टेंशन पे एक आध सवाल करके देखते हैं। देखो ध्यान से, देखो आ जाओ। मान लो मैंने बोल दिया कि बिल्कुल सिंपल से सवाल, ठीक है, मान लो ये जो ब्लॉक था इसका मास था 2 kg, यहां पर टेंशन लग रही है T1 और यहां पर टेंशन लग रही है T2। आपसे बोला गया T1 और T2 की वैल्यूज बतानी है अगर ये एंगल आपका 37 डिग्री है। अगर ये एंगल आपका 37 डिग्री, आपको बताना है T1 T2 की वैल्यू कितनी होगी। 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और सवाल के लिए खाली 1 मिनट है आपके पास। चलो फटाफट से करो। हो गया क्या? कोशिश करी? चलो आ जाओ इधर। देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा हमारे पास 20 टन। हम क्या करते हैं सारे फोर्सेस को कोशिश ये करते हैं कि हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ लें। क्योंकि ये आपका एंगल 37 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 37। ये आपका T2 है तो T2 का इधर कंपोनेंट क्या होगा T2 cos 37 और इधर की तरफ कंपोनेंट क्या होगा T2 sin 37। बातें क्लियर है? अब चूंकि दिस मास इज एट रेस्ट, ये आपका इक्विलिब्रियम में है या रेस्ट पर है, ये कहां पर है? रेस्ट पर है या इक्विलिब्रियम में है, तो हम क्या कर सकते हैं फोर्सेस को इक्वेट कर सकते हैं। अपर फोर्स इज इक्वल टू लोअर फोर्स T2 sin 37। sin 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5। sin 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5। अच्छा भाई ठीक भाई, sin 37 की वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू 20 न्यूटन। ठीक है, तो T2 की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 20 इंटू 5/3 यानी 20 पंचे 100/3 न्यूटन। 100/3 न्यूटन। अब इधर वाले फोर्सेस को बैलेंस कर दो। T2 cos 37, T2 cos 37 इज इक्वल टू T1। T2 की वैल्यू कितनी आ गई 100/3, 100/3 इंटू cos 37 4/5, 4 रकम 4 और 20 पंचे 100 इज इक्वल टू T1। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 80, 80/3 न्यूटन। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत? अच्छा भाई, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया हो तो एक सवाल और करो, एक सवाल खुद से करो। मैं यही लिख देता हूँ फिर उसको कराता हूँ। ठीक है, ये आपका 37 डिग्री, ये आपका 53 डिग्री। ठीक है, ये मास आपका 4 kg एट रेस्ट, इट इज एट रेस्ट। दिस इज T1, दिस इज T2। फाइंड T1 एंड T2, फाइंड T1 एंड T2। ये सवाल नोट कर लो और मैं अब इसको नहीं करा रहा हूं, आपने खुद से मैंने खुद से एक सवाल करा दिया, अब आप खुद से एक करेंगे। ठीक है ना? इस सवाल को नोट कर लो, खुद से करोगे, आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में। क्या बताओगे? कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलो उतारो फटाक से। अब स्ट्रिंग में अगर हम पुली को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दें, और पुली को अगर इंट्रोड्यूस करते तो स्ट्रिंग और पुली को मिला के थोड़े से अच्छे सवाल बन जाते हैं कभी कभी। ठीक है, मान लो हमारे पास, चलो पुली पहले समझ लेते हैं। पुली, पुली क्या होती है? पुली नहीं, पुली क्या चीज? पुली। ठीक है, तो पुली क्या होती है हमारे पास? आपने देखा होगा कुओं पर आप लोग अगर पानी वानी भरने जाते हो, क्योंकि जब आप किस कहीं गाँव में रहते हो, मेरी तरह गाँव में, मैं तो पर्सनली गाँव में रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी अगर कहीं गाँव में जाते हो, अब तो खैर कुएं में कहीं नहीं मिलते, मैं गाँव में कहीं नहीं है। ठीक है, तो आप देखते हो कि आप वहाँ पर जो एक चक्का सा लगा हुआ होता है जिसपे से जो महिलाएं होती हैं वो पानी भर के खींच रही होती है और आप जो है कुछ नहीं करते हो, खाली बैठ के देखते रहते हो। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, वो जो गोल गोल सा चक्का लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? पुली। क्या बोलते हैं? पुली। अच्छा भाई, ये होती है इस तरह की पुली।
ठीक है, इस तरह से यहाँ पर रस्सी लटकी होती है, एक रस्सी से आप खींच रहे होते हो, इस तरह का सिस्टम कुछ आपने देखा होगा। ठीक है, हमारे केस में जो हम पुली लेंगे, हमारे केस में जो पुली लेंगे दैट विल बी आइडियल पुली, दैट विल बी आइडियल पुली। आइडियल पुली की कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन ये होती है कि वो पुली मासलेस होती है। क्या होती है? मासलेस होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? वो पुली जो होती है आपकी फ्रिक्शनलेस होती है। क्या होती है? फ्रिक्शनलेस, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। एक्चुअल में क्या ऐसा होता है? एक्चुअल में क्या पुली मासलेस होती? नहीं होती। इतना उसमें मास होता है कि खोपड़ी पे दे मारो तो खोपड़ी की आप खोल सकते हो किसी की, ठीक है। और एक्चुअल में फ्रिक्शनलेस भी नहीं होती, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप वो पुली घूमेगी नहीं, वो पुली घूमेगी नहीं, कोई फायदा नहीं उसका, ठीक है। इस रस्ते स्लिप करेगी उस पर अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये दोनों कंडीशन नहीं होती, लेकिन हम लोग आइडियल पुली की जब भी बातें करते हैं तो इन दोनों अजम्पशंस को मान के करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो ध्यान से, मान लो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात करते हैं हम लोग, मान लो इस तरह की हमारे पास एक पुली है, ठीक है। एक ये कुली है, कुली नहीं पुली, ठीक है। इसमें हमारे दो ब्लॉक लटके हुए हैं इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट हम लोग किस तरह की प्रॉब्लम्स देखनी है, ठीक है। मान लो ये पुली भी मूव कर रही है, ब्लॉक्स भी मूव कर, अच्छा पहले मान लो पुली फिक्स है, मान लो पहले पुली फिक्स है, थोड़ा सा सरल से शुरू करता हूँ, ठीक है। मान लो ये पुली फिक्स है, तो हम एक बात जानते हैं कि अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो ये ब्लॉक कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा तो ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। मान लो इसका एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका भी एक्सीलरेशन कितना होगा? किस तरह से निकालते हैं, देखो ध्यान से। इसको निकालने का तरीका जो होता है दैट इज कंस्ट्रेंड, दैट इज कंस्ट्रेंड, दैट इज कंस्ट्रेंड। कंस्ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि मैं प्रतिबंधित हूं ये करने के लिए। कंस्ट्रेंट का सिंपल मतलब होता है कि मैं प्रतिबंधित हूं ये करने के लिए, कि अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है इसका मतलब क्या है? इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ ये पॉइंट भी नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी नीचे जा रहा है, सॉरी ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये ब्लॉक भी कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है, नहीं प्रतिबंधित है ऊपर जाने के लिए। ये मतलब इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है कि ये ब्लॉक कहीं और चला जाएगा, नहीं, हमें पता है कंस्ट्रेंट से कि ये ब्लॉक कहां जाएगा? ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। अच्छा भाई, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, यहां तक बात समझ आ गई भाई, ओके। इसका मतलब इसका भी एक्सीलरेशन कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें पता है। लेकिन सोचो कि पुली भी मूव कर रही हो, लेकिन सोचो कि पुली भी मूव कर रही हो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। इसकी रफ्तार मान लो va है, इसकी रफ्तार मान लो vb है। अब हम लोग देखो, रफ्तार की जगह पर आप एक्सेलरेशन भी ले सकते हो, मैं रफ्तार से लेके चल रहा हूँ ताकि बातें समझ इजीली आ जाए, ठीक है। इसकी रफ्तार मान लो vb है, vp है, ठीक है, ये पुली है, ओके। ये आपका ए ब्लॉक, ये आपका बी ब्लॉक, ये आपका पुली, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें देखना क्या होता है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है, जो स्ट्रिंग की लेंथ होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक रिलेशन, अब उसको रिलेशन को आप किस तरह से निकालोगे, देखो ध्यान से। मान लो स्ट्रिंग जो है उसकी पूरी लेंथ कितनी है? L, ठीक है। और इस तरफ जो लटक रहा है दैट इज x1, ठीक है। और इस तरफ जो लटक रहा है दैट इज x2। तो टोटल क्या होगा? x1 प्लस x2 इज इक्वल टू L, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू L। अच्छा भाई, कोई दिक्कत नहीं, ओके। आप क्या करो, अब आप इसको करो डिफरेंशिएट, अब आपको इसको करो डिफरेंशिएट, ओके। डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, क्या आ जाएगा? dx1 बाई dt प्लस, सॉरी हाँ, प्लस dx2 बाई dt इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि dx1 जो है, dx1 बाई dt क्या है? देखो ध्यान से, x1 क्या है? यहां से जो पुली है उसके जो रस्सी है उसके चेंज होने की मतलब दर, तो इसका मतलब क्या है? जो इसकी रफ्तार, ये क्या है? बी की रफ्तार, किसके रेस्पेक्ट में? पुली के रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि भाई ये रस्सी जो है यहां से भी तो चेंज होगी अगर पुली ऊपर की तरफ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पुली पर बैठ के देखते हैं, तब ये जो है आपकी इसकी रफ्तार जो आएगी वो यहां से जब हम देखेंगे तब आपकी dx बाई dt आएगी। इसका मतलब क्या है? vb विद रिस्पेक्ट टू p, यानी वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुली, प्लस ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू 0। ये दो बार वेलोसिटी ऑफ पुली है, उसको उधर भेज दो, क्या आ जाएगा? 2 वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b। क्या लिख सकते हैं इसको? वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b अपॉन 2। ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन होता है। अगर पुली की रफ्तार vp है, इसकी रफ्तार va है, इसकी रफ्तार vb है, तो vp जो होगा va प्लस pb बाई 2 होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आ गई। इसको करने का एक सिंपल मेथड होता है जिसको हम लोग करते हैं कि वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई टेंशन। देखो ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं, देखो
यहाँ वाला जो फोर्स है, सॉरी ये यहाँ वाला जो पॉइंट है टेंशन का, वो सॉरी ब्लॉक का, जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे आप टेंशन को मार्क करो, यहाँ पे टेंशन को मार्क करो, यहाँ पे टेंशन को मार्क करो, यहाँ पर टेंशन को मार्क करो। ठीक है, इस तरह से टेंशन दिखाते हैं। तो ध्यान देखो, ये वाला जो पॉइंट है इसको टेंशन ऊपर की तरफ ले जा रही है, यानी इसकी कितनी रफ्तार से, VA से। तो वर्क डन क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, T इंटू DS ऑफ A पॉइंट। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत, या इसको आप ऐसे लिखो, चलो यही ठीक था, T इंटू DS ऑफ A, डिस्प्लेसमेंट ऑफ A। उसके बाद इसको देखो, यहां पर आ जाओ, इस पॉइंट को मान लो आप C, इस पॉइंट को मान लो आप D। ठीक है, यहां पर क्या लिखेंगे भाई, देखो ये पॉइंट जो है यहाँ पर टेंशन लगा है नीचे की तरफ, लेकिन पॉइंट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी ये लिखेंगे क्या, -T इंटू DS ऑफ C। इधर आ जाओ इस पॉइंट पर, यहाँ क्या लिखेंगे, टेंशन लग रही है नीचे की तरफ, पॉइंट जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी माइनस, इसको इधर लिख रहा हूं, -T DS ऑफ D। इस पॉइंट पे क्या है, टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, ब्लॉक भी जा रहा है ऊपर की तरफ, यानी +T DS ऑफ B इज इक्वल टू 0। T मर गया। आप इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ A, ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ C, और C किसकी वेलोसिटी है, पुली की तो वेलोसिटी, उसको आप लिख दो डायरेक्ट, वेलोसिटी ऑफ पुली। D किसकी वेलोसिटी आएगी, जो हमारी आएगी पुली की वेलोसिटी है, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0। तो फिर से रिलेशन क्या आ गया, VP इज इक्वल टू VA प्लस VB बाई 2। फिर से वही रिलेशन लिया हमने वर्क डन से। क्या बात क्लियर है, यहां पे हमने क्या लगाया, कांस्टेंट लगा दिया कि x1 और x2 जो है उसकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन लगा दिया कि वर्क डन बाय टेंशन क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि जो वर्क, भाई देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, पूरा पूरा वर्क डन क्या आ जाएगा, 0। वर्क एनर्जी थ्योरम यही तो बोलती है। बात क्लियर है ना, टोटल हमने क्या कर दिया इसको 0। अच्छा भाई ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सा एक तरीका आपको क्या याद रखना है कि जो पॉइंट्स उनको मार्क कर लो, 1 2 3 4 पॉइंट्स को मार्क कर लो, और जो वेलोसिटी रस्सी की लंबाई को घटा रही हो उसको माइनस ले लो, और जो वेलोसिटी रस्सी की लंबाई को बढ़ा रही हो उसको आप प्लस ले लो। तो आपका एक्चुअल में क्या बन जाएगा, बढ़िया सा इक्वेशन बन जाएगा। इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट की रफ्तार कितनी है, VA, कहां की तरफ, ऊपर की तरफ, यानी रस्सी की लंबाई कम हो रही है, यानी -VA। इस पॉइंट की रफ्तार कहां है, ऊपर की तरफ, VP, यानी रस्सी की लंबाई को बढ़ाएगी। भाई बात समझो, जब ये पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगा तो रस्सी की लंबाई बढ़ेगी, इसका मतलब क्या, +VP। सिमिलरली इसकी रफ्तार क्या है, +VP। क्यों, क्योंकि ये भी रस्सी की लंबाई को, ये पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, बढ़ा रहा है, ये पॉइंट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, रस्सी की लंबाई कम हो जाएगी, इसका मतलब क्या, -VB इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा मेथड है भाई, इसी का ही शॉर्ट फॉर्म ही तो है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहां से भी क्या आ जाएगा, VP इज इक्वल टू VA प्लस VB बाई 2। क्या बातें क्लियर है यहां तक, क्या यहां तक बातें क्लियर है। तो ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कि कंस्ट्रेंड मोशन में थोड़ा सा कंस्ट्रेंड मोशन इंट्रोड्यूस किया, पुली को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, किस तरह से हम लोग मासलेस पुली लेते हैं। अच्छा, अब इसी में कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, बहुत डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर मैकेनिक्स में बहुत डीप में चले गए तो फिर तो सवाल ही करते रह जाएंगे। ठीक है ना, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक सी बातें करते रहेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, प्रीवियस ईयर भी उठाते रहेंगे। ठीक है, कोशिश करते रहेंगे कि हम लोग कंप्लीट पूरी तरह से चीजों को कर सकें और आपको फील आता रहे। ठीक है, तो आप साथ में लाइक भी करते रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें, सब्सक्राइब भी करवा दें, मतलब कर दें। ठीक है ना, आपके किससे आप बस शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं अपने दोस्तों को कि ठीक है यहाँ से आप पढ़ सकते हो, मैकेनिक्स कर सकते हो, मतलब सारी चीजें हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर रहे हैं, पूरा 2023 का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।